यस वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो ये क्लास आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके पेपर नंबर 15 से बिलोंग करती है, जिसका नाम स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ये फाइनल लेवल का ग्रुप थर्ड का पेपर है। और आज जो हम क्लास डिस्कस कर रहे हैं उस क्लास का नंबर क्या है? उस क्लास का नंबर है 56, 56। तो दिस 56 नंबर जो आ रहा है वो क्यों कैसे आ रहा है? इस स्टडी को नोट्स को रेफरेंस मानते हुए आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम आपके स्टडी नोट 4 पे काम कर रहे थे और स्टडी नोट 4 में जो आपका है वो मैंने अब जो टॉपिक शुरू करना है 4.3 एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। चैप्टर का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जिट एंड ईआरपी। अप टू जिट आई हैव कंप्लीटेड इन क्लास नंबर 55। नाउ दिस योर टॉपिक इज 4.3 एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी। अब देखिए, वैसे तो ये थियोरेटिकल टॉपिक है, but my effort is that I will consider each and every part to be important from not only from the examination viewpoint, but to develop your understanding and to prepare you as a professional, so that when you speak before in any of the gathering or in any on any platform, then the people can differentiate uh, you within the group। तो रिसोर्स इस तरह से रहेंगे, ठीक है, इस तरह से अप्रोच मेरी रहेगी। तो इसमें कई बार आपके छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, जैसे कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है और समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं इसको, अब ये जो स्टडी नोट्स है इसके मैं सारे वर्ड तो नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली क्या है। देखिए, ईआरपी का मतलब क्या है? एंटरप्राइजेज जो आगे आपकी कंपनी है या जिसमें आप काम करेंगे वो एंटिटी है, उसके रिसोर्सेज जो होंगे उनकी प्लानिंग को करना है। बेसिकली एंटरप्राइजेस में जो बेसिक रिसोर्स होते हैं क्या क्या होते हैं? जो ट्रेडिशनल कहे जाते थे मैन, ठीक है, एक तो क्या कहे जाते थे मैन, दूसरा क्या था मटेरियल, ये ट्रेडिशनली होते थे। मैन, मटेरियल, मशीन, ठीक है, मशीन, और क्या हो गया? मनी भी हो गया, पहले इनको 3M भी कहते थे। उसके अलावा आपके ये तो बेसिक कंपोनेंट्स रहेंगे। अब इसमें आपके इन चीजों को लेके आप अपना कुछ काम करेंगे, कोई प्रोडक्ट करेंगे या प्रोसेस बनाएंगे, कोई चीज बनाएंगे या सर्विस रेंडर करेंगे, और इसमें कुछ आपके बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होंगे। दैट मीन्स क्या कि कुछ यहाँ पे आपके सप्लायर्स होंगे इधर में, ठीक है, इधर में क्या होंगे? सप्लायर्स होंगे, और इधर में आपका क्या होगा? आपके कस्टमर्स होंगे, ठीक है। तो ये सब मिलके जो आपका है, इस तरह से एंटरप्राइज का या कंपनी का स्ट्रक्चर काम करता है। अब इनको कैसे प्लान करना है, वही एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग है। अब एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग में क्या है कि अब चूंकि आपके बिजनेस कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं सारी चीजें, क्योंकि अब इट इज नॉट ए फैक्ट्री। आप देख रहे हैं अभी क्या कॉन्सेप्ट आ रही है कि आपकी एमएनसीज आ रही हैं, ठीक है, एमएनसीज आ रही हैं, आपके कॉरपोरेट लेवल जो हो गए हैं, कॉरपोरेट लेवल पे डिफरेंट स्ट्रेटजिक यूनिट्स जो हैं वो काम करती हैं एक ही कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के अंदर। जैसे ये एक एसबीयू है, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट, ऐसी और भी स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट है। ये कॉमन मैनेजमेंट इनको कंट्रोल करती है, ठीक है। और आप अगर देखेंगे तो, और अगर आप उसमें समझें, जैसे बड़े जो, मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, दे प्रोड्यूसिंग द गुड्स, दे प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, और गुड सर्विसेज में भी क्या है, 50 तरह की चीजें वो बना रहे हैं। दे आर प्रोड्यूसिंग द कैपिटल गुड्स, ठीक है। उसके अलावा एफएमसीजी में भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा वो आपके क्या होता है, एनर्जी सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा वो मेटल्स में भी हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी में भी हैं, मान लो ट्रांसपोर्टेशन में भी हैं। ऐसे ऐसे ग्रुप आप इंडिया में जानते होंगे जो इतने, और दे आर इन द अंडर द सेम मैनेजमेंट, समटाइम द सेम मैनेजमेंट, और समटाइम
they have the intermediate management at intermediate level and the broad management at the top level. So they are managing the things in a such diverse manner. तो अब यहाँ पे जो बैठा हुआ आदमी ऊपर में है या किसी भी लेवल पे जब ये इतने काम एक साथ कर रहे होंगे, पूरे ग्रुप को मैनेज कर रहे होंगे, ग्रुप की परफॉर्मेंस को देख रहे होंगे, तो इनको व्हाट एग्जैक्टली क्या चाहिए कि जो ये रिसोर्स हैं, इन रिसोर्स की को मॉनिटर करने के लिए, इनको समझने के लिए, इनको यूटिलाइज करने के लिए इनको एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो उसको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। अब इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन केवल इन्हीं चीजों की चाहिए कि मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, उन्हें नहीं, उन्हें बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए। उन्हें उन्हें सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, उन्हें कस्टमर की फीडबैक्स के बारे में चाहिए, उन्हें उनके जो दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो उनको फंड्स करते हैं, बाकी दूसरे मैक्रो माइक्रो पैरामीटर्स हैं, सबकी जरूरत पड़ चाहिए। तो इन सब चीजों को इंटीग्रेट करना ऐसा अब पॉसिबल नहीं है कि वो मैनुअल सिस्टम में हो जाए। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका सहारा लेते हुए, उसको यूटिलाइज करते हुए बिजनेस एप्लीकेशन डेवलप की गई। जैसे जो लोग आई बिलीव यू मैनी ऑफ मे बी इन इंडस्ट्री और समटाइम आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आप सारे सिस्टम टेक्नोलॉजी से चल रहे हैं। मतलब इंफॉर्मेशन का फ्लो, पूरे रिसोर्स कैसे मैनेज हो रहे हैं, एक डेस्कटॉप पे मैनेज हो रहे हैं। ठीक है, या एक उनके जो स्क्रीन है उस पे मैनेज हो रहे हैं। मतलब अब मैं कहूँ कि अगर एक कोई कॉर्पोरेट मैनेजमेंट यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, ये कॉर्पोरेट लेवल पे बैठा हुआ है। अब इस कॉर्पोरेट्स के अगर ये 4-5 SBUs हैं, मान लो एक SBU ये है, एक SBU ये है इसका, एक ये है, एक ये है। ठीक है, इस तरह से इनके 3-4 SBUs हैं। ओके, अब ये एक दूसरे को भी से भी इंटरलिंक हो सकते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से भी इंटरलिंक, फर्दर इनके भी कुछ आगे वो हो सकते हैं, इनके भी आगे ब्रांचिंग हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हो सकता है ये जो काम करता हो इसके डिसीजन से इससे फर्क पड़ता हो और अल्टीमेटली ये सबको कंट्रोल कर रहा होगा। तो अब इन सब में क्या हो रहा है, इन सारी यूनिट्स में कौन किस लेवल पे क्या काम कर रहा है, कौन सी मशीन कैसे चल रही है, किसका ऑर्डर फ्लो अच्छा है, किसके कस्टमर की कंप्लेंट ज्यादा है, इन सब चीजों को जानने के लिए एक फ्लो इंफॉर्मेशन चाहिए मैनेजमेंट को, जो ये भी देख सकता हो, ये भी देख सकता हो, ये भी देख सकता हो, विद ऑब्वियसली विद द लिमिटेड एक्सेस एंड हो सकता है इसके पास सबसे ज्यादा एक्सेस होंगे, इनको आपस में लिमिटेड एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो इनके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया गया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बिजनेस एप्लीकेशन बनाई गई। अब ये बिजनेस एप्लीकेशन क्या होती हैं? देखो, बिजनेस एप्लीकेशन जैसे बेसिक जो फंक्शन होते हैं उनको उनको इस तरह से मतलब उनकी एप्लीकेशन बनाई गई जिससे कि इंफॉर्मेशन का फ्लो बने। फॉर एग्जांपल जैसे एचआर एक कॉमन फंक्शन होता है, एचआर ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में होता है। तो एचआर के लिए बिजनेस एप्लीकेशन, एचआर के मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। बहुत सारी कंपनीज इनमें ईआरपी प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, तो अब मैं नाम फिर अगेन नहीं लूंगा यहाँ किसी सॉफ्टवेयर का, लेकिन बहुत सारी जो हैं वो आपके एचआर के मॉड्यूल देते हैं, फाइनेंस के मॉड्यूल होते हैं, अकाउंटिंग के मॉड्यूल, फीको मॉड्यूल होता है, फाइनेंस कॉस्टिंग मॉड्यूल है, और इसके अलावा मटेरियल मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल होता है। तो ये बिजनेस एप्लीकेशन डेवलप कर ली हैं इन लोगों ने, जो कि सीधे सीधे इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। जैसे टैक्सेशन, फॉर एग्जांपल फाइनेंस में आपके टैक्सेशन का मॉड्यूल भी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप जानते होंगे कि जीएसटी जो आपका है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उस वो कैसे चल रहा है, जीएसटीएन से, जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जो आपका नेटवर्क है वो इसकी बैकबोन है। अदरवाइज इतना बड़ा सिस्टम कैसे मैनेज हो रहा है? तो आप ये समझिए कि जैसे जीएसटी मैनेज हो रहा है जीएसटीएन के थ्रू, ऐसे रिसोर्स जो एंटरप्राइजेस के रिसोर्स हैं वो मैनेज होते हैं इन मॉड्यूल्स के थ्रू। फाइनेंस के मॉड्यूल हैं, एचआर के मॉड्यूल हैं, स्टोर के मॉड्यूल हैं, सेल्स के मॉड्यूल हैं। तो इन मॉड्यूल्स को हम क्या कहते हैं, बिजनेस एप्लीकेशन। तो ये बिजनेस एप्लीकेशन ऐसे डिजाइन की गई हैं कि कहीं भी बैठ के आप एक्सेस कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को जान सकते हैं,
अपनी चीजों को समझ सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके इन्होंने अपनी जो बेसिक रिसोर्स थे उनको कैसे मैनेज किया, उनको बेसिकली जैसे इन्होंने बताया कि मैन, मटेरियल, मनी, मशीन थ्रू इंफॉर्मेशन, मतलब इन सब चीजों के ये रिसोर्सेज हैं आपके, ये सारे रिसोर्सेज हैं और इनको कैसे मैनेज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम से मैनेज कर रहे हैं। यही आपका ईआरपी है। तो पहले चूंकि ईआरपी इतना आसान नहीं था, बड़े महंगे मॉड्यूल्स हुआ करते थे, तो ओनली इट वाज लिमिटेड टू द मल्टीनेशनल, बट नाउ इट इज आई थिंक एट एवरी, इवन द आप अगर कहीं किन्हीं प्रैक्टिशनर्स के पास भी कहीं आर्टिकलशिप में या कहीं आपके उनके ट्रेनिंग में काम कर रहे होंगे तो उनके पास भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स वो यूज करते होंगे, बिजनेस एप्लीकेशन। आपने देखा जैसे जीएसटी आया उससे पहले लोग जो है एप्लीकेशन लेके आ गए उसकी, उन्होंने सीधे आपके उसमें दे दिया। आप देखते होंगे उसके अलावा बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन बन गई जिसमें आप अपने जो है बिजनेस के जैसे ऑर्डर्स हैं ये सब मैनेज कर सकते हैं, सैलरी मैनेज कर सकते हैं। सम ऑफ देम आर द फ्री और कुछ में कॉस्ट भी है। तो अभी जो है ये ईआरपी बड़ा कॉमन हो गया, सब जगह आपको ये मॉड्यूल ऑपरेटिव मिलेंगे। अब ये मॉड्यूल आप क्या कि कैसे ऑपरेटिव होंगे, अब आप एक बात बताओ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो अब आप इसको ऐसे समझना कि आप जरूर मॉल में गए होंगे, एक मॉल जहाँ पे शॉपिंग मॉल, वहाँ पे बहुत सारे इतने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, इनके बहुत सारे सेगमेंट हैं, कहीं कोई सेगमेंट है कहीं कोई सेगमेंट है। अब आप उसमें देखते हैं कि दे कैप्चर योर इंफॉर्मेशन। अब उसमें इन्वेंट्री वगैरह कैसे मैनेज होती होगी, देखो उनके पास जब इन्वेंट्री में वो क्या करते हैं, कस्टमर यहाँ आया, कस्टमर ने खरीदा, अब वो क्या करता है बार कोड से उसका ले लेता है। अब ये सिस्टम में चला जाता है आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम की, ये आइटम सेल हो गया इस कस्टमर को, तो इसका एक इन्वेंट्री लेवल होगा सपोज एन। अब जैसे इसने एक सामान खरीदा तो n-1 हो गया ये। अब इसमें क्या होगा कि जब ये सर्टेन लेवल से नीचे आएगा n-1 n-2, अब ये बिकता जाएगा, तो एक लेवल ऐसा होगा, मान लो n-x कोई एक ऐसा लेवल है जिसपे क्या हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर अपने आप एक आपका इन्वेंट्री लेवल जैसी कम होगा एक परचेज ऑर्डर जनरेट कर देगा, पीओ जनरेट कर देगा, ठीक है। और आपका वेंडर को ये ऑर्डर चला जाएगा और वो माल सप्लाई कर देगा यहाँ पे। तो ये सॉफ्टवेयर ये सब मैनेज करता रहता है। आप इसको छोटे एग्जांपल से समझ गए होंगे कि वो अपनी इन्वेंट्री वगैरह कैसे मैनेज करते हैं। या जैसे कस्टमर की बिलिंग्स है, आप समझ रहे होंगे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपकी आ गई हैं, तो सारी चीजें टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में जाके ही मैनेज हो पा रही हैं। तो ERP is something to manage the entire affair of your enterprises or company with the help of or with the this age of technology, that is information system, or it is something that managing the your affair of the business through the information technology in simple। तो इन्होंने बहुत सारा लिखा है कि व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग टू इंटीग्रेट द ऑल डिपार्टमेंट फंक्शन अक्रॉस द कंपनी इनटू ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, जो मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा था। अब मैंने इतना क्यों बोला, क्योंकि इसमें से कुछ बात आपको जरूर याद रह जाएंगी। आप अपना कहाँ कहाँ मैनेज कर रहे हैं सारे सिस्टम को, सारे डिपार्टमेंट सारे फंक्शन को किस पे मैनेज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो सिंगल कंप्यूटर पे आ जाएगा। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट उनको यूज करेंगे, उससे इंफॉर्मेशन आपकी फ्लो अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। तो ईआरपी कंबाइन ऑल द कंप्यूटर डिपार्टमेंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द सिंगल इंटीग्रेट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो उसमें आपका डाटाबेस जनरेट हो जाएगा और मोर डिपार्टमेंट्स उसमें इजीली इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उस पर डिसीजन ले सकते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी भैया, जरूरत इसलिए पड़ी कि आपका जो है बिजनेस बहुत ही डायनेमिक है। आपका आज की तारीख में बिजनेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट मैटर होता जा रहा है। तो उसको अल्टीमेटली आपका एम क्या है, मेंटेन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो आप उसमें अभी जो है अब हम हर एक आदमी की अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की तारीख में एक एमएसएमई या और स्मॉल वाले भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और मल्टीनेशनल भी यूज कर रहे हैं, एमएनसीज भी यूज कर रही हैं, छोटे लोग भी कर रहे हैं, बड़े लोग भी कर रहे हैं, छोटी कंपनी कर रही है, बड़ी कंपनी कर रही है। सर्विस आपने देखा होगा कि जैसे आप कोई कंप्लेन करते हैं किसी चीज की, जैसे आप फॉर एग्जांपल घर में कोई सामान लाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टीवी है, तो टीवी जब बेचता है तो सारी इंफॉर्मेशन आपकी वो कैप्चर करता है अपने सिस्टम में, ठीक है। फिर वो क्या करता है,
वो आपको, आपने देखा होगा कि वो सर्विस के लिए आप उसके यहाँ, जैसे ही आपकी सर्विस ड्यू होगी उसके यहाँ कुछ मैसेज आ जाता है, वो आपको कॉल कर देता है। कई बार आपने देखा होगा कि जहाँ से आप मान लीजिए सामान खरीद के लाए, वो आपको बर्थडे के विशेस भी मैसेज भेजता है। वो कौन सब कर रहा है? वो आपके ये ईआरपी सिस्टम के थ्रू हो रहा है। तो अब इस पूरे अफेयर्स को मैनेज करना बड़ा मतलब मैनुअली बड़ा मुश्किल है। इसलिए इन्होंने नीड अराइज हुई कि भाई हम जो है अपने ईआरपी को यूज करें और ईआरपी से सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने इन सारे अफेयर्स को मैनेज करें। तो आजकल सॉफ्टवेयर की भरमार है, आप देख रहे हैं फिनटेक्स भी आ गए हैं आपके, और आपके जो आपके अभी जो एक रिपोर्ट थी डब्ल्यूटीओ की, उसने तो ये कहा है कि भाई अभी 40% अकाउंटेंट जॉब जो हैं वो थोड़े से खतरे में हो जाएंगे, क्योंकि जो रिपीटेड जॉब्स हैं अ, उनको कंप्यूटर करने लगेगा, और कर भी रहा है। देखिए आपकी इनवॉइस प्रोसेसिंग हो रही है, बिलिंग हो रही है ऑटोमेटिक, ठीक है, आपका टैक्स कलेक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, टोल्स है। अभी आप एक मैं रिसेंट एग्जांपल देता हूँ कि जो आप जो टोल्स होते हैं, टोल्स जहाँ पे आप आपकी गाड़ियाँ पार होती है ना, तो वो बैरियर लगा देते हैं, फिर यहाँ से कुछ पैसे देते हैं। तो पहले तो, अभी तो उन्होंने क्या सिस्टम लाया था, पहले तो यहाँ आदमी कलेक्ट करता था, आपकी गाड़ी निकलती थी तो यहाँ पैसे मांगता था आपसे, और आपको पर्ची देके पास कराता था, फिर ये टोल कलेक्शन होके कहीं जमा करता था, जो भी था। अभी क्या होने लगा, अभी इन्होंने फास्टैग की कॉन्सेप्ट ला दी, फास्टैग आ गया। फास्टैग में क्या है, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग है। वो रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग जैसी आपकी गाड़ी इस पर्टिकुलर जोन में आएगी, वो आपके उससे अकाउंट से पैसे यहाँ डिडक्ट कर लेगा और आपको अलाउ कर देगा जाना। अब इससे एडवांस क्या होने जा रहा है, ये नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ आदमी भी नहीं रहेगा, यहाँ जीपीएस रहेगा, ठीक है, जीपीएस मैनेज करेंगे इन चीजों को। तो कहने की चीजें ये हैं कि नई नई चीजें आ रही हैं, ठीक है, इस तरह से। अब चूंकि पहले टोल्स आपने देखा होगा बड़ा मैनुअली बहुत टाइम लगती थी, लंबी लंबी लाइनें लगती थी। अब ये सब इसके लिए ईआरपी किसी ने डिजाइन किया होगा, किसी ने नेटवर्किंग सिस्टम इसके बनाए होंगे। तो ये सारी चीजों को मैनेज करना ही ईआरपी कहलाता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट हो गया, कंपोनेंट ऑफ ईआरपी क्या है। तो कंपोनेंट ईआरपी में क्या होता है, देखिए ईआरपी के मॉड्यूल्स की बेसिकली बात कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंपनी में मार्केटिंग के लिए हो सकता है, मास्टर शेड्यूलिंग्स के लिए हो सकता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के लिए हो सकता है, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग के लिए हो सकता है, बिल ऑफ मटेरियल्स के लिए हो सकता है, परचेजिंग, शो फ्लोर कंट्रोल, अकाउंट पेबल, ये आपके डेटर क्रेडिटर हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, मतलब आपका सामान की सप्लाई करना, एसेट मैनेजमेंट है। तो इनके लिए अलग अलग टेलर मेड जो है वो क्या है, मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, रेडीली मार्केट में अवेलेबल हैं। और ईआरपी कंसल्टेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सीएम में तो, क्योंकि देखिए क्या है कि जो ईआरपी कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होगा, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैन डू द प्रोग्रामिंग, बट व्हाट प्रोग्रामिंग कैसे करना है उसके लिए इनपुट प्रोवाइडर कौन होगा, इनपुट प्रोवाइडर टेंडम में जो काम करेगा वो कौन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने मान लो जीएसटी के कभी कोई वो बनाने होने सॉफ्टवेयर, तो वो कैसे डिजाइन करेंगे, वो तो जैसी आप लॉजिक कहोगे वैसे बना देगा। तो इसमें एक तो आपको ऐसा होना चाहिए ना जिसको टैक्सेशन का पता हो, कि भाई क्या क्या लगेगा, कितना परसेंट टैक्स लगेगा, एचएसएन कोड कैसे बनेंगे, और एक आदमी यहाँ कम से कम सॉफ्टवेयर जानने वाला हो, जो ये लॉजिक बताए वो उनको कर दे। तो सीएमए का, चूंकि सीएमए तो ऑलरेडी एक स्ट्रेटजिक थिंकर होता है, उसका बहुत रोल है। और सीएमए के लिए मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि अभी जैसे जैसे इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, और जिस हिसाब से हम अच्छे तरफ जा रहे हैं, मतलब जितना हम आगे बढ़ रहे हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, तो स्ट्रेटजिक थिंकर जैसे सीएमए की जरूरत उतनी ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपकी रीजनिंग और डिसीजन पावर जो है वो सॉफ्टवेयर लिमिटेड ट्रेंड होता है। सॉफ्टवेयर को ट्रेन करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को आप उतनी ट्रेनिंग दे सकते हो। सॉफ्टवेयर कैन नॉट थिंक, इट कैन वर्क ऑन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। भाई जो आपने उसको प्रोग्रामिंग पढ़ा दी वो उसके हिसाब से काम करेगा, वो कहेगा कि भाई 2+2+3 ये जोड़ के बता दो, वो बता देगा। अब ये और कैसे ढंग से इसको यहाँ लिखना है कि मतलब कहने का मतलब ये, जहां जहां आपकी, जहां पे थिंकिंग आएगी, मशीन कैन नॉट थिंक, मशीन कैन वर्क इंटेलिजेंटली। हाँ, यू कैन मेक द मशीन मोर इंटेलिजेंट बाय प्रोवाइडिंग द सम मोर इनपुट्स, मोर फीडबैक्स, बट इट इज ए लिमिटेड, बिकॉज जितनी ट्रेनिंग आपने, जितना उसको ट्रेन किया है, जितने जितने न्यूरॉन्स में उसके सिग्नल जा रहे हैं, उसके हिसाब से वो
आपको आउटपुट दे देगा। तो CMAs की जरूरत हमेशा आगे रहेगी, और ये जितना इकोनॉमी ओपन की तरफ चलेगी उतना बढ़ती जाएगी, आप देखिएगा डिसीजन मेकिंग में। तो चलो, ये तो एक मैं कहीं अलग बात करने लगा। अब ये ERP को मैंने बताया कि ये सारे मॉड्यूल्स हैं, ये सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं। जैसे मैंने बताया कि डेटा मैनेजमेंट का मॉड्यूल होता है, परचेज का मॉड्यूल होता है, मटेरियल का भी होता है। तो ये आप जानते होंगे, ये सब डिपार्टमेंट भी होते हैं कहीं कहीं कंपनियों में। प्लानिंग का एक डिपार्टमेंट होता है, कैपेसिटी का भी होता है, बिलिंग का, मटेरियल्स का भी होता है, परचेज डिपार्टमेंट भी होता है। तो इनके लिए स्पेशल मॉड्यूल्स होते हैं, सेलेक्टेड मॉड्यूल्स होते हैं, वो मॉड्यूल्स ऑपरेट होते हैं। तो फीचर्स क्या है ERP के? ERP facilitate the company definitely, wide integration information system covering all financial functional area like manufacturing, selling, distribution, payable, receivable, inventory। तो ये सारे जो बेसिक फंक्शन होते हैं, जो यही फंक्शन होते हैं एक कंपनी के अंदर, इन सबको वो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। और देखिए क्या है, जब डिसीजन मैनेजमेंट लेता है तो डिसीजन वो फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री के लिए भी ले रहा होगा, HR के लिए भी ले रहा होगा, डेटर के लिए भी ले रहा होगा, क्रेडिटर के लिए भी ले होगा, सेलिंग के लिए भी ले रहा होगा। तो मैनेजमेंट को कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्क्रीन के फॉर्म में वहां दिख रही होगी, वो जो चाहे वो एक्सेस कर सकते हैं और उसकी बात पे डिसीजन ले सकते हैं। तो इट फैसिलिटेट द कंपनी इंटीग्रेट द थिंग्स। ये कोर एक्टिविटी, जैसे आपकी कस्टमर सर्विस बढ़ेंगी डेफिनेटली। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि आपका सारा जो है डिलीवरीज हैं और जो कस्टमर की क्वालिटीज हैं वो सब आप बेटर मैनेज कर सकते हो ERP सिस्टम से, ठीक है। कॉर्पोरेट इमेज आपकी बढ़ जाएगी। ERP ब्रिज द इंफॉर्मेशन गैप्स अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ERP में जैसे मैंने बताया, एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है। अब मान लो ये इसको कुछ सप्लाई करती होगी, ये इसको बैक कुछ सप्लाई करती होगी। अगर ये दोनों एक ऐसी स्क्रीन पे अपना स्टेटस देख सकते हैं कि भाई मेरा मटेरियल जो इसको मुझे देना था वो कहाँ है, या मैंने जो इसको सर्विसेज देनी थी वो कहाँ है, और यहाँ तीसरा आदमी कॉर्पोरेट पे बैठा हुआ इनको ये इंफॉर्मेशन की बेस पे इनको गाइड कर सके या इनको डायरेक्ट कर सके कि भाई तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, डिले कहाँ है, क्या रिसोर्स की कमी पड़ गई है। तो ये इंफॉर्मेशन का गैप को भर देता है। ERP completes integration not only across the department but across the company। जैसे मैंने कहा कि भाई एक कंपनी के, जैसे ये कंपनी इसके अंदर ये 4-5 डिपार्टमेंट है मान लो, तो इनको भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, और इसी की एक सिस्टर यूनिट है मान लो, ये वाली ये कंपनी है, इन दोनों को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। और ये सारी इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट को एक कॉर्पोरेट लेवल पे भी मिल सकती है। तो उससे डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी, और डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग बेटर होने पे क्या होगा, आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगी, ठीक है, कॉर्पोरेट इमेज बिल्डअप होगी। ERP सॉल्यूशन बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। डेफिनेटली आप वही है, आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए एक्शन के लिए। आपने शायद पढ़ा होगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। भाई मैनेजमेंट किन चीजों पे ध्यान देता है जो कि एबनॉर्मल होती हैं, तो वो एबनॉर्मल के लिए फीडबैक चाहिए मैनेजमेंट को, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी तो वो डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी बेटर हो सकता है। प्रोजेक्ट की क्या स्टेज है, उसमें क्या कंस्ट्रेंट आ रहे हैं, उसमें बोटलनेक्स क्या हैं, ठीक है, इनपुट्स क्या क्या चाहिए, प्रोजेक्ट डिले कैसे हो रहा है, उसको कैसे हम प्रोजेक्ट की क्रशिंग कर सकते हैं, तो वो देखना पड़ेगा टाइम साइकिल मैनेजमेंट के लिए। ERP अलाउ ऑटोमेटिक इंट्रोडक्शन व लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो कि आप तो विजिबल है, आज तो हर चीज आदमी यही कर रहा है। ETF, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज, इंटरनेट, इंट्रानेट। इंटरनेट होता है पूरे ग्लोबली, और इंटरनेट होता है अपनी कंपनी के अंदर का जो नेट होता है वो उसको इंटरनेट कहते हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है, E-कॉमर्स तो आप जानते हैं कितना आगे बढ़ गया है। तो ये सब आई थिंक आप देखते होंगे अपने डे टू डे लाइफ में। पहले E-कॉमर्स बहुत बड़ी बात, अब से 10 साल पहले की बात करो तो ये जब E-कॉमर्स कहाँ होता था, अब तो ऑनलाइन शॉपिंग की बात ही होती है सब जगह, ठीक है। ERP एलिमिनेट द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम लाइक द मटेरियल की शॉर्टेज। मैंने जैसे आपको कहा कि मटेरियल के लिए ऑर्डर वगैरह अपने आप जो है आप ऐसे भी प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई मेरे मटेरियल का ऑर्डर कब आएगा। अब उसके लिए ये नहीं कि यूजुअली क्या होता था कि एक मान लो परचेज डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, एक यहाँ कौन सा है, यहाँ स्टोर डिपार्टमेंट है, और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग वाला है। होता क्या था, इसे जो सामान चाहिए इसका जब लेवल आता था तो ये इसको कहता था कि भैया मेरे लिए सामान खरीदो, ठीक है। ये स्टोर में देखता था सामान है नहीं है, फिर ये इसको कहता था भैया मेरे ये सामान लेके आओ, फिर ये मार्केट में ऑर्डर प्लेस करता था, फिर ये रूट वापस होके यहाँ इसको सामान मिलता था। अभी क्या होता है, अभी जैसे उन्होंने लेवल डिसाइड कर रखे हैं, जैसे ही लेवल कम होगा
लेवल कम होगा, ये ऑर्डर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा अपने आप इलेक्ट्रॉनिक। फिर ये इसको देखेगा, ये फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक इधर कर देगा, फिर ये आगे कर देगा। मतलब ये सारा टाइम रिडक्शन की तरफ जाता है। इससे प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट होता है, कस्टमर की सर्विस बढ़िया होती है, कैश मैनेजमेंट आप अच्छा कर सकते हो, इन्वेंट्री की प्रॉब्लम रिड्यूस कर सकते हो, उसमें क्वालिटी के इश्यू भी खत्म हो सकते हैं और प्रॉम्प्ट डिलीवरी आपकी हो जाएगी। ठीक है, या ये ईआरपी के एक तरह से फायदे हैं जो ये बता रहे हैं। ईआरपी नॉट ओनली एड्रेस द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी बट आल्सो प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ कंटिन्यूटी इम्प्रूव द रिफाइनिंग द बिजनेस प्रोसेस। तो अल्टीमेटली जो आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, आपका बिजनेस प्रोसेस का रीअलाइनमेंट और रीअसेसमेंट हो रहा है। ERP provide the intelligent tool like the decision support system। decision support system वो होते हैं जो कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए डाटा जनरेट करते हैं। दे प्रोवाइड द इनफैक्ट रेशनल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट टू टेक द प्रॉपर डिसीजन। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए जो सिस्टम काम करेगा, रिपोर्टिंग्स के लिए डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग मतलब डाटा को माइन करना एक तरह से। आजकल बिग डाटा की कॉन्सेप्ट भी आप आ गई, आपको समझ में आ रहा होगा। तो वो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज की तारीख में। हर देख रहे हो ना, डाटा आजकल बिकने लगा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, रोबोट्स फॉर इनेबलिंग द प्रॉपर बेटर डिसीजन मेकिंग। तो मतलब अल्टीमेटली आपकी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ता है इसमें मोटे तौर पे, जिससे कि आपका एक एक पूरे सिस्टम का इंटीग्रेशन होता है। और फायदे क्या है, कॉस्ट कम होगी, मोटे मोटे फायदे आप समझ लीजिए। कॉस्ट कम होगी, ठीक है। क्या क्या होगा, एक तो आपका कॉस्ट कम होगा, ठीक है। दूसरा क्वालिटी आपकी बढ़िया होगी। तीसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है। अब ये सब होने से आपका क्या होगा, आपकी ROI बढ़ेगी। आप दुनिया भर की चीजें लिख सकते हैं इसमें। एक बार लिखने के लिए आपका कलम अगर खुल जाएगा तो फिर तो रुकेगा ही नहीं, वो कई पेपर भर के रुकेगा। ROI बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगा। मतलब मुझे अगर कह दिया जाए मैं तो इसमें 3-4 पेज एक साथ ही लिख दूं, तो आप ये इतनी बातें सुनेंगे तो आप भी लिख पाएंगे। और आप इस चीजों को कोशिश कीजिए कॉलिडेट करने की कि भाई ERP कैसे काम करता है। आप शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं, किसी की दुकान में जाके छोटी दुकान में पूछें भैया तुम कैसे करते हो, वो देखते हो आपके सारे बिल बना के देता है। वो भी कुछ सॉफ्टवेयर यूज करता होगा वहां पे, तो वो देखो भैया तुमने सॉफ्टवेयर कहाँ से लिया है, कितना लिया है, आप बिलिंग कैसे करते हो, GST आप कैसे मेंटेन करते हो। तो आपको ERP बिल्कुल समझ में आ जाएगा लिखने लगा। फिर आप इसके लिए 4 पेज लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रटने वाली चीजें खत्म हो जाएंगी। तो आप ये काम करिएगा, कभी किसी शॉप में जाएं, किसी अच्छे उसमें, या किसी जैसे रेस्टोरेंट में जाएं, वहां देखना वो कैसे बिलिंग करता है, उससे पूछना, 2 मिनट वो बता देगा आपको खुश होके। अच्छा, बेनिफिट क्या होंगे बिजनेस के लिए ERP का। एक तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, मैंने जैसे कहा कि देखो ये सब डाटा ये यही लिखने हैं आपको बेटर करके। कॉस्टिंग आपकी क्योंकि देखो कॉस्ट ही दुनिया में वो चीज है जो सबको चलाती है, ठीक है। कॉस्ट जो है वही बताती है कि कोई प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की वो क्या होना चाहिए। एक तो उसमें वो टेक्निकली टेक्निकली वायबल होना चाहिए, ठीक है। मैं अलग से बता रहा हूँ, ये कोई आपका कोर्स की बात नहीं है। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक इकोनॉमिक सॉरी टेक्निकली फीजिबल होना चाहिए, और इकोनॉमिक इकोनॉमिक वायबल होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है, सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। जब ये 3 चीज हो जाएंगी कोई, तब आपकी वो चीज चल जाएगी। पहली चीज तो फॉर एग्जांपल आप जैसे ई व्हीकल्स को ले लें, मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपकी ई कार्स हैं। अब ई कार्स क्या हैं, वो टेक्निकली फीजिबल हैं, डेफिनेटली फीजिबल हैं। इकोनॉमिक वायबल अभी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि वो थोड़ी महंगी हैं। टेक्निकली फिजिबिलिटी में भी उनकी ये दिक्कत आ रही है कि चार्जिंग स्टेशन की दिक्कत आ रही है। और सोशली एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है भाई। सोसाइटी में है वो, दे आर गोइंग टू बी ए बिग बिग टूल फॉर द सोशल इंप्रूवमेंट। उसमें आपकी आपकी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, तो सोशली एक्सेप्टेड हैं। इकोनॉमिक वायबल थोड़ी सी नहीं है क्योंकि आपकी अभी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उनकी। और टेक्निकली फीजिबल तो हैं, लेकिन टेक्निकल में कंस्ट्रेंट क्या है अभी कि वहाँ चार्जिंग स्टेशन की अभी दिक्कत है। तो जब ये 3 चीज हो जाएंगी जब भी प्रोडक्ट चलेगा। तो इसमें एक कॉस्टिंग जो है
वो एक रोल प्ले करता है, जो कहना है कि इकोनॉमिक वायबल होना चाहिए, मॉडल तभी चलेगा, कोई भी हो, कोई भी बिजनेस मॉडल हो। तो आपकी कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज क्वाइट क्रिटिकल फॉर एवरी इंडस्ट्री। तो ईआरपी क्या सपोर्ट सपोर्ट करता है आपकी कॉस्टिंग मेथड को अडॉप्ट करने। आप कोई भी कॉस्टिंग मेथड, जैसे मैंने कहा कि फीको मॉड्यूल लगा सकते हैं आप। फीको मॉड्यूल जो होता है फाइनेंशियल, फीको मॉड्यूल कॉस्टिंग मॉड्यूल फाइनेंशियल और कॉस्टिंग मॉड्यूल को इंटीग्रेट कर देता है। एक्चुअल कॉस्टिंग, आप कॉस्टिंग बेस में आप बहुत सारे डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं वहाँ पे। तो ये ईआरपी आपको मदद करता है प्रोडक्ट कॉस्ट को मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा था कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट अब ये जैसे मल्टीनेशनल लेवल पे, मल्टीनेशनल या मल्टी कंपनी लेवल पे या साइट मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, the system simplify the complicated logistic by allowing one to plan the manage the company in the different country in a single unit, ठीक है। at advanced functionality allow one to process product and financial information flow in the several different way। मतलब आप सेंट्रलाइज लेवल पे आप कोई मल्टीनेशनल पे या मल्टी कंपनी या मल्टी डिपार्टमेंट लेवल पे कोई भी काम आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि आप ऑटोमेटिक ऑर्डर्स आपके डाले जा सकते हैं। तो ये चीज आप लिख सकते हैं, आपकी आपके उसमें आपके एग्जामिनर साहब आपको जरूर नंबर देंगे अगर आप ये बातें लिखेंगे तो। एंटरप्राइजेज एंड मैनेजिंग द बेसिक डाटा रिक्वायर्ड, ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा वेयर हाउस मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आप जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे किस वेयर हाउस में इन्वेंट्री का लेवल क्या है, ठीक है। लोकेशन मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब आसान कर सकते हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी आप देखते हैं आजकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट बार कोड से या उसके लेवल किस तरह से मेंटेन होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे इफ आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन भी ईआरपी के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पे कर सकते हैं वैल्यूएशन, एवरेज कॉस्ट पे कर सकते हैं, फीफो मेथड पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर बैच और स्पेसिफिक प्राइस पे इनकी इनकी वैल्यूएशन भी साथ में आप ईआरपी की हेल्प से कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी के, बिकॉज देखिए कोई भी इन्होंने एक लाइन लिखी है, ये देखिए, ये पढ़िए आप क्या लिखा हुआ है। टू द कस्टमर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द क्वालिटी इज वन टाइम डिलीवरी, ठीक है। मतलब आपका टाइम को कस्टमर को जो चीज जब चाहिए आपको राइट ऑर्डर राइट टाइम पे देना है, ठीक है। इनको क्या करना है, व्हाट एग्जैक्टली कस्टमर वांट, राइट कस्टमर को राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट डिलीवर करना है, ठीक है। तो ईआरपी इसमें क्या करता है, पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करता है, पूरे सिस्टम की एक्सेसिबिलिटी देता है, जिससे आप अपने ये डिस्ट्रीब्यूशन का अफेयर मैनेज कर सकते हैं। ई कॉमर्सेस हैं, आज तो आप जानते हैं कि ई कॉमर्स का ही दौर है, सारी चीजें ई प्लेटफॉर्म पे बिक रही हैं। आपकी इतनी शॉपिंग साइट्स हैं, आप अपने घर का सामान, अपनी इवन स्टडी मटेरियल की बहुत सारी बुक्स भी आप ऑनलाइन ही खरीदते होंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीजें, ऑर्डर्स भी, आप अपने खाने पीने की चीजें भी, वो सब ई कॉमर्स ही है। तो ये आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ई कॉमर्स क्या होता है कि मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ बिजनेस ओवर द इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सटर्नल सोल्यूशन, ठीक है। ओके, ऑटोमेटेड कंट्रोल, तो डेफिनेटली इट प्रोवाइड द ऑटोमेटेड कंट्रोल। ऑटोमेटेड कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल भी बताता है कि भाई आपके सिस्टम में जैसे ही वो प्रोडक्ट का डाटा जाएगा तो उसकी क्वालिटी भी कैप्चर हो जाएगी वहां पे, फिर उस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस, ये क्या होता है आफ्टर सेल सर्विस, जैसे आप आजकल कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें वो गारंटी वारंटी साथ में देते हैं कि भाई हमारा कोई भी आप लैपटॉप खरीद लें, मोबाइल खरीद लें, कोई भी चीज खरीद लें, वो गारंटी और वारंटी देते हैं। तो दीज आर कॉल्ड द आफ्टर सेल सर्विस। तो आफ्टर सेल सर्विस भी वो भी आप जब जाते हैं, आप कभी अपना कोई जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल लिया और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप जाएंगे तो वो सारा आपका बिल मांगेगा। फिर जैसे ही वो सीरियल नंबर उसमें डालेगा, एसएल नंबर उसका डालेगा, तो सारा डिटेल आ जाता है, आपने कब खरीदा था, इसकी सर्विस कब हुई, आपने वारंटी की टर्म तो वायलेट नहीं की। तो हु इज मैनेजिंग दिस, द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज मैनेजिंग ऑल दोज अफेयर। तो ऑल आफ्टर सेल सर्विस भी बेटर होती है ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने से। अगर वो मैनुअल करना चाहे तो कर ही नहीं पाएगा उसके पास। आप देखते हैं जैसे आजकल बहुत सारी कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट बेचती हैं, तो वो प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाती हैं कस्टमर से कि भाई ये प्रोडक्ट आप रजिस्टर करिए, उसका सीरियल नंबर है। और आजकल तो करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे आपका वो खुद ही लोकेशन और वो सब ट्रैप कर लेते हैं। तो चलो वो तो एक अलग बात कह दी मैंने। इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन प्लानिंग, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन प्लानिंग आपके रिसोर्स को बेटर मैनेज कर सकते हैं ईआरपी के थ्रू। क्विक रेस्पॉन्स, ये फायदे हैं सारी ईआरपी के।
क्विक रेस्पॉन्स टू चेंज द बिजनेस ऑपरेशन एंड मार्केट कंडीशन को आप रेस्पॉन्ड कर सकते हैं रैपिडली। जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे पहले आपके सर्विस टैक्स और ये थे, और फिर उनके हिसाब से सॉफ्टवेयर बने हुए थे, फिर जब जीएसटी आ गया तो जीएसटी के हिसाब से बना लिए, और जीएसटीएन अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि आप जानते ही हैं। और कम्युलेटिव नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एज है। कॉम्पिटिटिव मतलब जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करेगा अपने बिजनेस में, उसकी कॉस्ट कम होगी तो उसकी कॉम्पिटिटिव एज हो जाएगी अपने कंपटीटर्स के ऊपर, ठीक है। ओके, तो ये अभी अच्छा चलो, ये थोड़ा सा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। रीजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी बाई कंपनी, भाई कोई कंपनी क्यों इम्प्लीमेंट करे ईआरपी को, तो ये आप बात मेरे हिसाब से आप आसानी से खुद ही लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं कि आपका पूरी बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। ऑब्वियसली आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी, आपके रिसोर्स मैनेज अच्छे हो जाएंगे, आपके कॉस्ट अच्छी हो जाएगी, आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा हो जाएगा, आपका सेल आफ्टर सर्विस अच्छी हो जाएगी, आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आपकी कॉर्पोरेट इमेज अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका लॉजिस्टिक्स अच्छे हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मेरे हिसाब से मैं पढ़ के क्या सुनाऊँ आपको समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कस्टमर को जब से वो ऑर्डर देता है और शिपिंग तक, भाई कस्टमर सारे अफेयर आप इलेक्ट्रॉनिक मैनेज कर रहे हो, तो इंफॉर्मेशन जो है हर चीज पे कैप्चर हो जा रही है। तो कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसको एक डायग्राम से बताता हूँ। ये आपकी कंपनी है, ये कस्टमर भाई साहब हैं, इन्होंने जैसे आपको ऑर्डर दिया, तो इनका ऑर्डर आपके किस में कैप्चर हो जाएगा, ईआरपी सिस्टम में कैप्चर हो जाएगा कि भाई हमारे पास क्या ऑर्डर है, कब डिलीवर करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, किस जगह करना है। ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट को रिफ्लेक्ट हो रही होगी। फिर इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में जिस डिपार्टमेंट के पास जो प्रोसेसिंग है, उसका लाइव डाटा जो होगा वो अपडेट होगा, तो मैनेजमेंट बता पाएगा कि हम कब अच्छा, और इसमें कहीं कोई डिलीवरी कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई डिपार्टमेंट काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, डिले हो रही है, तो भी पता होगा, उस पर डिसीजन ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली इन सब से क्या होगा कि आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, और मैनेजमेंट जो है इसको जो जो कमिट किया था कि भाई जब इसने ऑर्डर दिया होगा तो इनसे 4 बातें पूछी होंगी कि भाई मुझे ये ऑर्डर अब चाहिए, इतने रुपए में चाहिए, इतनी गारंटी चाहिए, इतनी वारंटी चाहिए, तो वो सब मैनेजमेंट इसको देगा, तो उससे आपकी क्या होगी, बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एवरीवन एल्स इन द कंपनी कैन सी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, और उस पर वो डिसीजन ले सकता है। जब एक डिपार्टमेंट अपना काम फिनिश कर देता है, तो ऑर्डर जो है अगले अगले उस पर रूट हो जाता है अपने आप ही। तो ये आप समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये आपको बिजनेस प्रोसेस इंप्रूव हो जाता है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन में भी मदद करता है। क्या करता है कि ईआरपी क्या करता है, ईआरपी बेसिकली देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है, डिस्कशन पावर को खत्म कर देता है, डिस्कशन पावर को वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, बेसिकली ईआरपी में आपने क्या किया, लॉजिक्स बना दिए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स बना दिए, उसमें जो आप डाटा डालोगे उसके हिसाब से रिपोर्ट जनरेट होगी। तो जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं रहेगी, उसमें आप अपने जो भी मतलब अब आप अपने अफेयर्स को स्ट्रेटजी कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि मर्जर एंड एक्विजिशन में बहुत ही एक स्टैंडर्डाइजेशन एक रोल प्ले करता है। इसको मैं एक एग्जांपल से बता देना चाहता हूँ, आप सब अवेयर होंगे, अभी गवर्नमेंट ने कुछ बैंकों का मर्जर किया है, ठीक है, बैंकों का क्या किया, मर्जर किया, आप जानते होंगे। अब नाम एक आध का चलो कोई बात नहीं, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे पीएनबी एक बैंक है, पीएनबी का किस किस कौन कौन मर्ज किए हैं इसमें, इन्होंने ओबीसी एक बैंक था उसको मर्ज किया है, और उसमें एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया आई थिंक था, इनको मर्ज किया है और अब पीएनबी बना है। और उसके अलावा भी इन्होंने और मर्ज किए हैं, जैसे इन्होंने आपका कैनरा बैंक था, ठीक है, कैनरा बैंक में किसको मर्ज किया है, आई थिंक कॉर्पोरेशन को शायद किया नहीं, वो उसको किया है, सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया है, ठीक है।
और तो अब इन्होंने किस किस बेस पे किया होगा ये बेसिकली पता है इसमें इनके जो सॉफ्टवेयर्स थे और वो थे वो उसमें सिमिलैरिटी और वो सब फीजिबिलिटी स्टडी की थी करने से पहले। ये इनके साइज किस तरह से मैनेज होंगे, इनके ईआरपी सिस्टम किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे, तो इन चीजों को कंसीडर किया गया था। तो जब इनके जो सिस्टम स्टैंडर्डाइज सिस्टम जो भी थे उसमें जब मर्जर एंड एक्विजिशन होते हैं तो ये बड़ी बड़ी अच्छी बात होती है कि वो सिमिलर काइंड ऑफ जो ईआरपी सिस्टम है वो बड़ा फैसिलिटेट करता है मर्जर और एक्विजिशन के टाइम पे। ठीक है, तो क्योंकि आपको पूरे प्रोसेस को एक कंपनी को जैसे मर्जर करना है या एक्विजिशन करना है तो आपको उस पूरी दूसरे जो भी आपका दूसरी कंपनी है उसको अपने साथ मिलाना होगा, तो उसको अपने साथ मैच करने के लिए आपको पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आपको मदद करता है। इंटीग्रेट द फाइनेंशियल डाटा, जो मैंने आपसे बताया कि देखो फाइनेंशियल डाटा कैसे इंटीग्रेट करता है। जैसे अब आप जब फाइनेंस में जाएंगे, जब सीईओ जो होगा आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कंपनी की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस ट्राई करेगा, मतलब मेजर करेगा, वो अलग ढंग से करेगा, बाकी दूसरे लोग अलग ढंग से करेंगे। फाइनेंस के अपने और वो अलग तरह से नंबर पढ़ सकता है फाइनेंस वाला, सेल्स वाला अलग तरह से नंबर पढ़ सकता है। लेकिन जब आपका ईआरपी होगा, ईआरपी क्या कर देगा, इन सब डिस्कशन को खत्म कर देगा। मैंने कहा ना कि सॉफ्टवेयर डिस्कशन को खत्म कर देता है। ठीक है, इट बिकम ऑब्जेक्टिव, इट इज नॉट सब्जेक्टिव। तो उससे क्या होता है कि आपको एक सिंगल वर्जन मिलता है और आपका फाइनेंशियल डाटा पूरी तरह से इंटीग्रेट एक मतलब एक तरह से स्टैंडर्ड टाइप के बन जाते हैं। जैसे आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में उसकी आउटपुट आएगी जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, ओके। टू स्टैंडर्डाइज द एचआर इंफॉर्मेशन, भाई एचआर के जो भी मॉड्यूल्स हैं वो एचआर के जो भी उनके बहुत सारे जो हैं लीव हैं, आपकी बोनस है, आपके सैलरीज हैं, आपकी आपके इंसेंटिव्स हैं, आपकी अटेंडेंस हैं, लीव इनकैशमेंट हैं और दुनिया भर के एचआर के प्रमोशन हैं और पॉलिसी, वो सब ईआरपी से बहुत अच्छे से मैनेज होते हैं क्योंकि वहाँ वो इन्फॉर्मेशन फैच हो जाती है। तो एचआर सिस्टम भी स्टैंडर्डाइज हो जाता है, मतलब आपका डिस्कशन यहाँ पे भी खत्म हो जाता है। रिडक्शन इन द साइकिल टाइम, साइकिल टाइम का मतलब क्या होता है? साइकिल टाइम का मतलब होता है कि जब ये आपको कस्टमर ने ऑर्डर दिया, कस्टमर ने ऑर्डर दिया मान लो 1 तारीख को और आपने उसे सप्लाई किया 30 तारीख को, है, तो ये आपका साइकिल टाइम है। अब अगर ये सारा काम मैनुअल हो तो ये हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन ईआरपी की मदद से आपका जो है ये बहुत ही कम टाइम में आप ऑर्डर अपने मैनेज कर सकते हैं। तो इन्होंने लिखा कि साइकिल टाइम इज द टाइम बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। ईआरपी सिस्टम आर हेल्पफुल टू मेक द ऑर्डर एंड मेक टू द स्टॉक टू द सिचुएशन। मतलब आप ईआरपी आपका रेडी सिस्टम है, मतलब सॉरी, ईआरपी जो है आपका वो हेल्प करता है कि टू मेक द स्टॉक लाइक सिचुएशन, है ना। In both cases, cycle time can be reduced in the ERP system, but reduction will be more in case of the make to order system. ERP packages go a long way reducing the cycle time due to the automation achieved in the material procurement. क्योंकि आपकी material procurement, production planning और billing, ये सब आपकी shipping, logistics, ये सब हो जाता है तो पूरा cycle time reduce हो जाता है। अच्छा, इम्प्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जब आपका ईआरपी है वो आपके पूरे सिस्टम के को अच्छे से इंटीग्रेट करके उनको क्या करेगा, आपके रिसोर्स को बेटर यूटिलाइज करेगा क्योंकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास जा रही है। मास्टर प्लानिंग आपके जो देखिए ये जो बेसिक कंपोनेंट है आपके जैसे मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होता है आप जानते हैं? जो शुरू में एक शेड्यूल बनता है एक लंबे टाइम के लिए, उसको मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल कहते हैं। फिर उसके बाद उसके दूसरे शेड्यूल्स बनते हैं आगे, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, शॉप कंट्रोल। तो ये सब चीज़ों की वजह से आपका क्या होता है, अल्टीमेटली रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर हो जाता है और मैनेजमेंट क्लोजली वॉच करता है कि ये किस तरह से आपका ओवरऑल प्रोसेस चल रहा है। तो आपके रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर हो जाता है। क्या हो जाता है? रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या हो जाता है? बेटर हो जाता है। बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, डेफिनेटली आपको कस्टमर का साइकिल टाइम रिड्यूस होगा, आपकी कॉस्ट कम होगी, आपकी क्वालिटी बेटर होगी,
ठीक है, आपकी सेल आफ्टर सर्विस अच्छी होंगी, तो इससे क्या हो जाएगा, कस्टमर सर्विस बेटर हो जाएगी। आप देखते होंगे कि कस्टमर की टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी आपकी हेल्प डेस्क हैं। आजकल आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं छोटे मोटे, उसके लिए वो क्या कहते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी है, कुछ है या कोई कंप्लेन है, तो आप उनकी टेक्निकल हेल्प डेस्क भी हैं, आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, उनके टेक्निकल एक्सपर्ट की सपोर्ट भी ले सकते हैं। सर्विसेज आजकल बहुत ही ज़्यादा रोल अदा कर रही हैं हर प्रोडक्ट में। तो वो, लेकिन जब भी आप कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम बताते हैं, वो सारा आपका डाटा कैप्चर करते हैं ईआरपी सिस्टम में और आपको क्विक रेस्पॉन्स देते हैं। वो कहते हैं कि सर हमारा जो आपका सर्विस इंजीनियर है वो कहेगा 24 घंटे में आपको रिपोर्ट करेगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। उससे डिफाइन साइकिल टाइम उनका हो जाता है। तो कंपनी इस तरफ बढ़ रही है। आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते होंगे मेरे हिसाब से हर चीज में कंप्लेन करने के लिए। इवन आप इंस्टीट्यूट में जैसे कॉल करते होंगे तो किसी कहना चाहिए कि आपके कोर्स इंफॉर्मेशन के बारे में, तो उनके IVRS सिस्टम लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो टेक्निकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही अभी बहुत अच्छे से काम कर रही है, इसीलिए ERP सिस्टम आपके चल पाए हैं। ठीक है, इम्प्रूव सप्लायर की परफॉर्मेंस, सप्लायर को आप क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं, रॉ मटेरियल की उसके, ठीक है, उसकी सप्लाई डिलीवरीज को आप क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। फिर आप वेंडर बेस बना सकते हैं, अपना वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं। तो उससे आपकी सप्लायर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कंपनी गाड़ी बनाती है, अब गाड़ी वो बनाती है, अब आप देखिए मान लो जैसे ये गाड़ी बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी गाड़ी, अरे गाड़ी तो ये बनी नहीं, चलो मान लो गाड़ी ही है ये, ठीक है। तो ये क्या गाड़ी सब थोड़ी बनाते हैं, ये टायर कहीं और से लेते होंगे, ठीक है, और ये कुछ प्लास्टिक का सामान कहीं और से लेते होंगे। गाड़ी बनाने वाली कंपनी पूरा सब सामान थोड़ी बना रही, स्टीयरिंग कहीं और से लेते होंगे। तो इनके सप्लायर्स का भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इनकी गाड़ी बन के खड़ी हो गई और टायर इनको 4 चाहिए एक गाड़ी के लिए, ठीक है, और वो टायर टाइम पे नहीं आए तो गाड़ी बनी बनाई बेकार है। तो इस तरह से इनको अपने पूरे सप्लायर को मैनेजमेंट करना होता है कि जब मैं गाड़ी बनाऊं मेरा टायर अवेलेबल हो, ठीक है, या मेरा स्टीयरिंग अवेलेबल हो, ठीक है। तो इससे ERP सिस्टम में जब हम इनकॉर्पोरेट करेंगे इन चीज़ों को, तो हमारी सप्लायर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन जब सप्लायर को, आजकल तो सप्लायर बनना भी आसान नहीं है, बड़े बड़ी कंपनीज का दे हैव डिफाइंड पैरामीटर्स, डिफरेंट सेट ऑफ क्वालिफिकेशन। जब जाके वो कहीं अपने पैनल पे उनको डालते हैं, तो वो अब एक्टिविटी मैनेज करते हैं क्लोजली, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उनका कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनको आगे सप्लायर रखा जाए या ड्रॉप किया जाए या नए सप्लायर ढूंढे जाएं। तो ये सारे बेनिफिट कैसे हो सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ओनली बिकॉज ऑफ द ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो इससे क्या होता है, टू रियलाइज द बेनिफिट कॉर्पोरेट रिलाई हैविली ऑन द सप्लायर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम टू हेल्प प्लान मैनेज द कंट्रोल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एसोसिएटेड विद द ग्लोबल सप्लायर पार्टनरशिप। तो ऐसा भी नहीं है कि सारे पार्टनर आपके जो सप्लाई कर रहे हैं वो एक ही जगह पे हों, एक ही शहर में हों, या एक ही देश में हों, या एक ही राज्य में, वो ग्लोबली यू हैव टू मैनेज द चेन। तो ठीक है, अब ये आपका टॉपिक हो गया। तो ये मोटी मोटी वर्जन आपने समझ लिया। अब जो मैंने आपको बताया वो आप किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिएगा, अगर सवाल आ जाए आपका। मेरे हिसाब से इतनी बात सुनने के बाद आप 3-4 नंबर के सवाल करने के लिए जरूर सक्षम होंगे। ये आपका 8 जो लास्ट सवाल आता है उसमें 3-4 नंबर का, 4 का आई थिंक होता है, 4 का, हाँ 4 या 5 नंबर का होता होगा, वो जरूर पूछते हैं इस तरह के, कहीं ERP का आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, बेंचमार्किंग, और ये आपकी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।